हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव सेशन को। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, यानी ऐसी कौन सी घटना है जो कि पृष्ठीय घटना नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं समांगी उत्प्रेरण, तो ये एक तरह की पृष्ठीय परिघटना है। ठोसों का मिलना पृष्ठीय परिघटना है। जंग लगना पृष्ठीय परिघटना है। वैद्युत अपघटन प्रक्रिया ये कोई पृष्ठीय प्रक्रिया नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, यानी अभिक्रिया की गति को किस प्रकार एंजाइम बढ़ाता है। एंजाइम का कार्य क्या है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाना। तो कैसे वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है? तो याद रखिएगा, जो सक्रियण ऊर्जा का मान होता है, जो सक्रियण ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा कम होगा, सक्रियण ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा कम होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज होगी। यानी एंजाइम जो है वो क्या करेगा? जब उसको अभिक्रिया की गति को बढ़ाना है, वो सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या करेगा? कम करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न समांगी अभिक्रिया, हमारे पास एक अभिक्रिया दी गई है A+B डैश सी। हमारे पास ये अभिक्रिया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके दर स्थिरांक के बारे में। किसके बारे में? इसके दर स्थिरांक के बारे में। तो A+B(C) इस अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक क्या हो जाएगा? सेकेंड पर मोल लीटर। कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टंगस्ट्रन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि की अभिक्रिया है? अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा NH3 का विघटन होता है, NH3 का जो विघटन होता है, तो ये किस कोटि की अभिक्रिया होती है? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता का 2 गुना कर देने पर आधी हो जाती है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? हमसे पूछा जा रहा है कि किसी अभिक्रिया की अर्ध आयु जो है वो अभिकारक की सांद्रता का 2 गुना कर देने पर आधी हो जाती है। यानी जो दो चीज़ हमारे पास है, एक है हमारे पास अर्ध आयु और एक है इधर अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता कहता है कि अगर अर्ध आयु जो है, अर्ध आयु अभिक्रिया की सांद्रता का 2 गुना कर देने पर आधी हो जाती है। अर्ध आयु आधी कब हो जाती है? हमारी जो अर्ध आयु है वो आधी कब हो जाती है? जब अभिकारक की सांद्रता को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। और अभिकारक की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाएगा तो अभिक्रिया की कोटि कौन सी हो जाएगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यानी ऑप्शन सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं हम लोग। तो हमारे पास है H2+Cl2 2HCl। हमारे पास अभिक्रिया है H2। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अभिक्रिया है H2+Cl2 2HCl। सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि क्या है? हमें यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। तो ये कैसी कोटि की अभिक्रिया दिख रही है? शून्य कोटि की। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। शून्य कोटि की प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक, कोई भी अभिक्रिया यदि शून्य कोटि की है, कैसी है? शून्य कोटि की है, तो उसका गति स्थिरांक क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है हमें? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ए नंबर ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग बच्चों। अभिक्रिया है हमारा H प्लस OH माइनस और इससे प्राप्त हो रहा है H2O। ये अभिक्रिया कैसी दिख रही है? अब देखिए यहाँ पर भी आयन है और यहाँ पर भी आयन है। ये H प्लस आयन है, ये OH माइनस आयन है और इससे मिलकर जो बना है यौगिक, तो ये अभिक्रिया बहुत तेज गति से होती है। तो कैसी अभिक्रिया है? तीव्र अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के अस्कंदन से सबसे अधिक प्रभावी है? फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन, अगर हम लोग बात करें, हमारे पास क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी विलयन, और जब उसमें अस्कंदन होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होगा? तो वो होगा जटिल यौगिक K3FeCN6। नॉर्मल यौगिक तो नहीं होगा हमारा, जटिल यौगिक हो जाएगा K3FeCN6। ये कैसी यौगिक है? हमारे पास जो है K3Fe3CN6, ये कैसी अभिक्रिया है? ये कैसा यौगिक है? सॉरी, ये कैसा यौगिक है? ये है जटिल यौगिक। कैसा यौगिक है? जटिल यौगिक। इसमें लिगेंड भी हैं, ठीक है। एक चैप्टर आएगा उसमें हम लोगों को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या है? जब अभिक्रिया की कोटि द्वितीय हो, जब अभिक्रिया की कोटि द्वितीय हो तो उसका क्या होता है? पर मोल पर सेकेंड लीटर। कहीं ऑप्शन हमें दिख रहा है? बिल्कुल डी नंबर दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है। जब हम लोग एस्टर का जल अपघटन करते हैं, किसका जल अपघटन करते हैं? एस्टर का। एस्टर का जब हम लोग क्या कराते हैं? जल अपघटन। तो किसी भी एस्टर का जब हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा? तो पूछा जा रहा है प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता 3 है। तो क्षारीय माध्यम में जब हम लोग एस्टर का जल अपघटन कराएंगे तो वो कैसी अभिक्रिया है? सबसे पहले तो वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी और उसकी आणविकता कितनी होगी? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अभिक्रिया 2H2O2 और वेग R बराबर दे दिया है KH2O2 और हमसे पूछ रहा है ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? तो देखिए H2O2 2 है यहाँ, अब इसका घात कितना है? 1 घात है, तो कैसी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है? यानी कोई भी जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसमें कौन सा कथन असत्य है? तो अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। कोई अभिक्रिया, बी नंबर ऑप्शन, कोई अभिकारक के मोलों की संख्या, बी नंबर क्या कहता है? कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या। ध्यान दीजिएगा, कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता। इसका कहने का मतलब है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होती। जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होती, ये भी सही है हमारा। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, कोटि हमेशा पूर्ण संख्या में होती है। ये हो गया हमारा गलत। कैसे? कोटि तो शून्य भी हो सकती है, कोटि हमारा माइनस में भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की दर के इकाई के हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या है? हमसे पूछा जा रहा है कि जो वेग स्थिरांक की इकाई है, जो वेग स्थिरांक की इकाई है, देखिए बच्चों, वेग स्थिरांक की इकाई जो है हमारी थोड़ा सा छोटा छोटा लिखते हैं, वेग स्थिरांक की इकाई
हमारी जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो अगर अभिक्रिया की दर के इकाई है, यानी अभिक्रिया की दर के क्या है, इकाई है, तो ऐसी स्थिति तभी होगी जब कैसी कोटि की अभिक्रिया होगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। कोई भी जो अभिक्रिया का वेग होता है, कोई भी जो अभिक्रिया का वेग होता है उसके ताप के प्रभाव को कौन दर्शाता है, आर्हेनियस समीकरण। कौन सा समीकरण, आर्हेनियस समीकरण। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। आर्हेनियस समीकरण क्या दिखाता है, ताप के प्रभाव को किसी भी अभिक्रिया के वेग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। कोई भी जो हमारा गति स्थिरांक है उस गति स्थिरांक की इकाई जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी हमारा जो गति स्थिरांक है, गति स्थिरांक की जो इकाई निर्भर करती है वो निर्भर करती है अभिक्रिया की कोटि पर। किस पर निर्भर करती है, अभिक्रिया की कोटि पर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। चलिए तो फ्रेंड्स